नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। विषय ये है कि विश्व भर में जो हिंदू है उसको कौन जोड़ेगा, कैसे जोड़ेगा, क्या संदेश देगा। और उसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आज के प्रधानमंत्री विश्व के हिंदुओं को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये तो मानना पड़ेगा कि विश्व में तीसरी बड़ी आबादी, अगर बाइफरगेटेड देखोगे, बाइफरगेटेड से मतलब है कि आप बुद्ध और हिंदू को अलग अलग देखेंगे। अगर बौद्ध और हिंदू को एक दृष्टि से देखेंगे तो विश्व की सबसे बड़ी आबादी है। ये बात अभी अपने ने एक विवाद सुना होगा जो कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में था, शिव मंदिर को लेकर है। और वो बौद्ध को फॉलो करते हैं लेकिन शिव मंदिर के लिए लड़ रहे हैं। उनकी राजधानी में प्रदर्शन हो रहे हैं कि हमारा शिव मंदिर है, हम उसके भक्त हैं, हम उसके पुजारी हैं। कंबोडिया के लोग अपनी भाषा में कैसे उनके गीत गा सकते हैं वहां आकर, थाईलैंडी भाषा में क्यों नहीं। आप सोचकर देखिए कि अभी भी जहां पर बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म वाले देशों में अभी भी हिंदुइज्म है। उसके दो बड़े इलस्ट्रेशन ये हैं कि कुशक बकुला, जो कि भगवान बुद्ध के 5 अनुयायियों में से थे और जिसको भगवान बुद्ध ने कहा था कि मैं तो नहीं आऊंगा लेकिन कुशल बकुला आते रहेंगे। कुशल बकुला, 19वें कुशल बकुला ने, जो लद्दाख से थे, उन्होंने कहा कि बेसिकली हम हिंदू हैं, हम हिंदुओं की एक भाषा, एक रास्ता जिसको हम बुद्धिज्म कहते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर जिस समय बुद्धिज्म को फॉलो करने जा रहे हैं उस समय भी उन्होंने ये कहा कि हमने कमरा बदला है, हमने घर नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि विश्व में जो राजनीति चल रही है वो राजनीति या तो इस्लाम की है, या ईसाइयत की है, या कम्युनिस्टों की है, या हिंदुइज्म की है। कम्युनिस्ट रिलीजन को अफीम मानते हैं, यानी कि चीन की जो आज की सरकार बैठी हुई है वो उसको अफीम मानती है। लेकिन अभी भी कोई ना कोई रिलीजन, कहीं ना कहीं व्यक्ति दुखी हो तो कहीं तो मत्था टेकेगा। कहां मत्था टेकेगा? तो चीन के लोग भी बौद्ध विहारों में ही मत्था टेकते हैं। जब वो सन्यासी बनते हैं तो बौद्ध भिक्षु ही बनते हैं। ये बात प्रधानमंत्री की जिस समय विजिट होती है उस समय हमको दिखाई देता है। मंगोलिया की प्रधानमंत्री की विजिट हुई थी। मंगोलिया की विजिट के दौरान वहां के प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री को बॉर्डर से लेकर गए थे। चीन किसी को वहां जाने नहीं देता क्योंकि वो लैंडलॉक जमीन है, लेकिन वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और उनकी खास बात यह है कि वो जब चीन के अधीन थे तब वहां की रिलीजियस पुस्तक में लिखा था कि जब भारत से कुशल बकुला आएंगे तब कंबोडिया आजाद होगा। और यही हुआ। जब 19वें कुशल बकुला को भारत सरकार ने एम्बेसडर बनाकर भेजा तब वहां पर मंगोलिया में, तब वो चीन से अलग हुए और अपने रिलीजन को फॉलो कर पाए थे। नहीं तो चीन तो रिलीजन को मानता ही नहीं। अगर वो मानता तो दलाई लामा को मानता, अगर वो मानता तो बुद्ध विहारों को मानता। दलाई लामा का क्या हश्र किया और दलाई लामा के अनुयायियों को कैसे नरसंग हत्या करी ये सब हम जानते हैं। लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं बुद्धिज्म है, और जहां बुद्धिज्म है वहां हिंदुइज्म अपने आप है। तो विश्व को कैसे जोड़ा जाए? जैसे मैंने कहा कि इस समय रिलीजियस आधार पर सारे मुसलमान, आप ईरान का मामला देख रहे हैं, सारे मुसलमान एक तरफ दिखाई दे रहे हैं, और सारे मुसलमान एक तरफ दिखाई दे रहे हैं। वो शिया हैं, सुन्नी हैं, शियाओं के 10-12 इमाम हैं, सुन्नियों के 4 बड़े ग्रुप हैं, 72 फिरके हैं, सब लड़ते हैं, मरते हैं, शादी ब्याह नहीं करते, देखते ही गोली मार देते हैं, जड़ से खत्म कर देते हैं। लेकिन आज वो इस्लाम के नाम से एक होना चाहते हैं, इसलिए ईरान के साथ भले ही खड़े ना हो लेकिन रेजोल्यूशन पास कर करके ये उसको दम तो दे रहे हैं लड़ने की। तो फिर भारत के प्रधानमंत्री 11 साल उनको हो गए हैं, और भारत का एकीकरण अगर अशोक ने किया था तो वो बुद्ध के आधार पर किया था। अगर भारत का एकीकरण गुप्तों ने किया था तो वो भागवत धर्म के आधार पर किया था। आप सोचकर देखिए कि भारत का एकीकरण का जो मुख्य ग्राउंड है वो ग्राउंड ही रामायण है। रामायण दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत, पूर्व भारत से लेकर और पश्चिमी कोने तक रामायण तो एक ही है।
उनको अलग अलग भाषाओं में, चाहे तुलसीदास जी ने लिखा हो, चाहे कम्मन ने लिखा हो, चाहे किसी और ने लिखा हो, रामायण की इंटरप्रिटेशन करके भारत को एक दृष्टि में जोड़ा गया और हम रामायण के सिद्धांतों को मानते हैं। अब ये जो भारत को हमारे महर्षियों ने जोड़ा रामायण के नाम से, राम के नाम से, या सरयू के जल के नाम से, या गंगा के जल के नाम से, या बनारस के नाम से, या उन स्थानों की महिमा से, तो क्या आज प्रधानमंत्री आज का नेतृत्व पूरे विश्व में जहां जहां इन मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं उनको नहीं जोड़ना चाहिए? आज प्रधानमंत्री ट्रिनिडाद और टोबैको में है। ट्रिनिडाद टोबैको में उन्होंने किया क्या आखिर? पहले वो घाना गए, घाना में अलग तरह की परिस्थिति है, लेकिन हम सब जानते हैं कैरेबियन देशों में या अफ्रीकन देशों में उस समय जो कॉलोनियल पावर थी संसार की, चाहे वो पुर्तगीज हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो इटालियन हो, या वो डच हो, या वो और कोई हो, या वो अंग्रेज हो या फ्रेंच हो, वो जिन बड़े देशों में पॉपुलेशन थी उन देशों में गए और वहां से इन्होंने ये जो खाली पड़ी भूमियां थी जहां इंडिजिनियस लोग बहुत थोड़ी तादाद में रहते थे, इन इंडिजिनियस लोगों के बीच में लेबर उठाकर ले गए। और उस समय तो लेबर का मतलब जानवरों की तरह भर कर ले जाया जाता था भारत से। भारत में फ्रेंच और पुर्तगीज की कॉलोनियां थी, वो यहां से लेबर उठा कर ले गए क्योंकि उन्हें वहां काम करना है। अंग्रेज यहां से लेबर उठा कर ले गए क्योंकि हमारे पास आबादी थी। वो आबादी वहां बसी, उसने वहां काम किए, फिर वो देश स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र कैसे हुए? ऐसा नहीं है उन्होंने जाकर वहां आंदोलन किया, वो देश स्वतंत्र हुए। गांधी जी को भी साउथ अफ्रीका से ही स्वप्न आया। गांधी जी को भी जब पीछे से लात मारकर उनको फेंका गया ट्रेन से, तब समझ में आया कि हिंदुओं की कितनी बुरी दशा साउथ अफ्रीका में है, और जीवन भर वो साउथ अफ्रीका में ही सिर्फ हिंदुओं के राइट्स के लिए लड़ते रहे, वहां की स्वतंत्रता के लिए नहीं। भारत में आ गए, भारत में उनका प्रचार हुआ और यहां पर भी वो राइट्स के लिए लड़ते रहे। कांग्रेस ने कभी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मांगी। कांग्रेस स्वराज्य तो मांग रही थी, स्वराज्य 1931 में पास भी किया गया। स्वराज्य मतलब है तुम्हारे शासन तले मेरा राज्य, और कांग्रेस के नेतृत्व में 1947 में भी विद इन कॉमनवेल्थ हम आए। वो तो यूएनओ की महिमा थी कि यूएनओ ने यह तय किया कि कोई उपनिवेश नहीं रहेगा, संसार में उपनिवेश रहेगा ही नहीं, सारी कॉलोनियल पावर्स को वापस आना पड़ेगा। ट्रिनिडाद टोबैको, मॉरिशस, या मैं कहूं मालदीव, श्रीलंका, सब जगह से वापस गए लोग, लेकिन जो लेबर वहां बसाई गई वो तो बस कर रह गई। ट्रिनिडाद टोबैको में आज भी 25% आबादी हिंदुइज्म को फॉलो करती है। ये भी है कि अमेरिका, मतलब अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें, उनमें ये तीनों ही आते हैं। नॉर्थ अमेरिका की बात करें, सेंट्रल अमेरिका की बात करें, या फिर साउथ अमेरिका की बात करें, जिसको ग्लोबल साउथ भी मोदी जी कह रहे हैं, या अफ्रीकन कंट्रियों की बात करें, इन सभी देशों में हमारे लोग पाए जाते हैं। अब वो रामायण कहती है, रामायण ये बात बताती है कि जब सीता मैया को रावण उठाकर ले गया, तब उस समय बानरों की सेना सुग्रीव ने 10 दिशाओं में भेजी। 4 दिशाएं तो हम मान ही सकते हैं, 8 दिशाएं तो हम मान ही सकते हैं, सभी दिशाओं में ऐसा इस्तेमाल किया गया, सभी दिशाओं में भेजी। और ये आदेश दिया गया था, अगर सीता मैया के बारे में खबर न ला पाए तो वापस मत आना। जितने ग्रुप बानरों के संसार भर में गए थे, बानर सेना जितनी संसार भर में गई थी, उनमें सिर्फ एक ग्रुप वापस आया था किष्किंधा में, और वो था हनुमान जी और अंगद वाला ग्रुप। क्यों? क्योंकि वो सीता मैया की खबर लेकर आए थे। तो बाकी ग्रुप संसार में गए, सीता मैया उनको मिली नहीं, क्योंकि एक ही दिशा में सीता मैया मिलनी थी, एक ही जगह पे ले गए होंगे। तो वो लंका से जो वापस आए वो तो किष्किंधा में वापस आए, लेकिन बाकी जो चले गए, चाहे वो पूरब में गए हों, चाहे वो पश्चिम में गए हों, जो लोग पश्चिम में गए, ऐसा कहते हैं वो अमेरिका के बाद चूंकि कॉन्टिनेंट मिल गया, अमेरिका के बाद चूंकि प्रशांत महासागर मिल गया, जो एक खाड़ी था, वहां से आगे जा ही नहीं सकते थे, तो वहां बस गए। उनको हम नेटिव इंडियन कहते हैं। तो पहले से भी वहां पर बसे हुए हैं, और बाद में कॉलोनियल पावर और उनको लेकर गई वहां इंडियंस को। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस समय राम मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय
टोबैको और ट्रिनिडाड ने वहां से जल भेजा, वहां से वस्त्र भेजे, वहां से कुछ मूर्तियां भेजी, मॉरिशस ने भेजे। ऐसे उनकी आस्था इतनी ज्यादा है कि उन्होंने वहां से भेजे। मोदी जी वहां यात्रा करने गए। अब देखिए, पूरी मीडिया ये न्यूज बना रही है कि 30 वर्ष बाद कोई प्रधानमंत्री वहां गया। ये बताता नहीं है कि 30 वर्ष पहले कौन गया था। अब आप मनमोहन सिंह जी के प्रवासों को देखेंगे तो वो खाड़ी के सारे देश घुमाए, पश्चिम की तरफ सब घुमाए, लेकिन उन देशों में जहां हिंदू रहता है, जहां हिंदू संस्कृति है, जहां संपर्क करने की आवश्यकता है, जहां अशोक की लाट तो हम लगाते हैं लेकिन अशोक का विचार नहीं ले जाते, अशोक के पालन पोषण या अशोक के संबंध बनाने के तरीके नहीं ले जाते। मोदी जी ट्रिनिडाड टोबैगो गए, उन्होंने उनको याद दिलाया और बताया कि मोस्टली जो यहां पर लोग हैं वो उस समय बिहार से लाए गए लोग हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। फिर उन्होंने बिहार की तारीफ की, बिहारियों की तारीफ करी। फिर वहां की प्रधानमंत्री कमला को उन्होंने बताया कि भाई ये जो है वो बिहार की बेटी है और हमारे यहां मानते हैं बिहार की बेटी है। वो गंगा जल भी वहां से जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि विश्व भर में अफ्रीकन कंट्रियों में जाएंगे, कैरेबियन कंट्रियों में जाएंगे या लैटिन अमेरिकन देशों में जाएंगे, आज भी लोग तीर्थ यात्रा करने हिंदुस्तान आते हैं। कुंभ के दौरान लगभग सभी देशों से बड़े डेलीगेशन स्नान करने आए थे, क्योंकि आत्मा में अभी भी वही है। मैंने आपको कभी बताया कि अयोध्या, अब थाईलैंड में अयोध्या है। थाईलैंड की प्रधानमंत्री इस समय फंसी हुई हैं चक्कर में, लेकिन वो ये अभी योगी जी से मिलने जब आई थी तब उनको स्पेशली बुलाया गया था और ये हुआ कि अयोध्या हम उनके वंशज हैं, राम के वंशज हैं। थाईलैंड की प्रधानमंत्री ने कहा हम राम के वंशज हैं। क्यों वंशज हैं? क्योंकि हम अयोध्या, हमने एक डुप्लीकेट अयोध्या थाईलैंड में बसाई, क्योंकि हम यहां से कभी माइग्रेट किए होंगे। आप सोचिए, जिनके मन में इतनी आस्था हो, ऐसे देश में प्रधानमंत्री क्यों ना जाए और क्यों ना उनकी आत्मा को झकझोड़ें, क्यों ना उनसे व्यापारिक संबंध बनाएं, क्यों ना उन लोगों को बल दें, क्यों ना उनको ओसीआई कार्ड दें, क्यों ना उनको बल सबल दें। प्रधानमंत्री ने किया। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं कि मोदी जी से पहले कौन गया था, किसी ने ध्यान दिया क्या? मोदी जी से पहले भारतीय जनता पार्टी के ही प्रधानमंत्री गए थे, अटल जी वाजपेयी। अब अटल बिहारी वाजपेयी लगभग उन कंट्रियों में गए जिन कंट्रियों में या तो भारतीय संस्कृति है या भारतीय संस्कार है, या वो भारतीयता को पालन करते हैं या फिर वो हिंदुइज्म को पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विचार संसार को क्या हिंदुइज्म और बुद्धिज्म के आधार पर किया जा सकता है? मैं समझता हूं अशोक की संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने बुद्ध के आधार पर विश्व को जीता। मुसलमानों की सबसे खास बात है कि इस्लाम के आधार पर विश्व को जीता। हालांकि वो आक्रांता हैं, वो तलवार चलाते हैं, मार देते हैं, कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई उनका रूल नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। मोहब्बत और जंग में सब जायज है, मारेंगे, मारकर खत्म कर देंगे और जायज है। पीठ पर मारेंगे, सोते पर मारेंगे, बच्चों को मारेंगे, पेट में बच्चों को मारेंगे और सब जायज है, ऐसा बता देंगे। महिला को उठा ले जाएंगे और कह देंगे सब जायज है, मोहब्बत हो गई। लेकिन भारतीय विचार ऐसा नहीं है। अशोक ने सब दुनिया को तलवार के आधार पर नहीं जोड़ा। भारत के आज के प्रधानमंत्री ने वहां बताया कि आप रामायण लेकर आए थे, आप अपना दिल लेकर आए थे, सरयू का और जल लेकर आए थे, और साथ में कहा कि आप निश्चित तौर से वहां बताया गया उनको कि वहां से नमक लेकर आए थे। अब सोचिए, वहां के लोग कह रहे हैं कि हम भारत से नमक लेकर आए थे, और इस बात को प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि आप नमक लेकर आए थे। नमक का मतलब आप समझते हैं? नमक का मतलब नमक हलाली। नमक हराम नहीं हो सकता भारतीय मूल का व्यक्ति, हिंदू प्रवृत्ति का व्यक्ति। मैं समझता हूं कि मोदी जी ने जो नई मुहिम छेड़ी है, मोदी जी ने जो नया ये रास्ता अपनाया है, जो अटल जी भी अपना रहे थे और मोदी जी भी अपना रहे हैं, भारत
को उस पर शक्तिशाली तरीके से एक्सप्लोर करना चाहिए। संबंध तो हम देशों में जाते हैं, आतंकवाद के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, कुछ व्यापार बढ़ाएंगे उसका स्टेटमेंट देते हैं, कुछ संबंध बढ़ाएंगे उसका स्टेटमेंट देते हैं, हम आपके मित्र हैं आप हमारे मित्र हैं, ऐसे स्टेटमेंट दिए जाते हैं। ये सब ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन जो भाषण मोदी जी ने ट्रिनिडाद टोबैगो में दिया, अटल जी का उस समय का भाषण जो इस प्रकार का हुआ, और जैसे मैंने कहा कि अटल जी की अगर यात्राओं को देखेंगे तो वो कंबोडिया जाते हैं, वो थाईलैंड जाते हैं, वो लाओस जाते हैं, वो मॉरिशस जाते हैं, वो और मोरक्को जाते हैं। मतलब ऐसे देशों में अटल जी जाते हैं जिन देशों में भारतीय संस्कृति है। तो फिर अटल जी की उस मुहिम को अगर उस समय आगे बढ़ाया गया होता मनमोहन सिंह जी के द्वारा, तो आप सोचो भारत कहां पहुंचा होता। मैं समझता हूं कि हम अशोक की लाट केवल लगाए नहीं, अशोक के विचार को भी पोषित करें, अशोक की वो टेक्निक इस्तेमाल करें संसार को जोड़ने की जो अशोक ने बुद्धिज्म के माध्यम से की थी। हम भारत में हम भी ऐसा कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।